गुड मॉर्निंग। तो हमने अन एपिटाफ पढ़ाया था। अन एपिटाफ का मतलब स्मृति लेख, एन इनस्क्रिप्शन ऑन ए टर्म इन द मेमोरी ऑफ अ डेड बॉडी, डेड पर्सन, किसी मृत व्यक्ति की यादगारी में लिखी हुई बात। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले कविता के लाइन को भी पढ़ाए थे। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, हार्ट लाइट अप स्टेप एंड हार्ट वाज सी। यहां पड़ी हुई एक खूबसूरत नारी यहीं चलती फिरती घूमती फिरती थी, जो मेरे दिल में थी, यानी जिससे मैं बहुत चाहता था। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डेट वॉज एवर इन द वेस्ट कंट्री। मेरा तो यह मानना है कि पश्चिम देश में सबसे खूबसूरत नारी वही थी जो कभी भी जन्मी हो, आई हो, पैदा हुई हो। बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर रेयर इट बी। कभी ये भी कहते हैं कि सुंदरता परमानेंट नहीं होते, यह तो गुजर जाती है, गायब हो जाती है, तो भी बड़ी मुश्किल से, यानी बिरले बिरले होती है। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। और जब मैं मर जाऊं रे याद भी कौन करेगा पश्चिम देश की इस नारी को। ये मुख्य लाइन थे, जो एक्सप्लेनेशन में भी 4 लाइन ऊपर से काट दे या 4 लाइन नीचे से। तो हम लोग शुरू करेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ कंपोज्ड बाय ए ग्रेट चिल्ड्रंस पोएट, कॉमा देकर उनका नाम देंगे वाल्टर डे ला मेयर। इन दिस पोएम हमने लिखेंगे, इन दिज लाइन्स लिखेंगे, या हियर द पोएट सेज, यहाँ पर कवि कहते हैं, और तब जो लाइन देगा उसको एक्सप्लेन कर देना है समरी से। समरी को जानना जरूरी है। समरी आप नहीं जानेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे। समरी नहीं जानेंगे तो आप शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए समरी को भी जानना है। आज समरी को भी लाइन बाय लाइन हम समझा देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को भी लाइन बाय लाइन समझा देते हैं। ऑब्जेक्टिव हमने समझा दिया था, और कवि के जीवन को भी जो हमने कल लेक्चर दिया था पिछले दिन, उसको फिर से लाइन बाय लाइन समझा देते हैं। अपनी भाषा में तोड़ी हुई नोट रहती है, हो बहु नहीं मिलने वाला, कहीं से सेंस रहता है, वही परोसने का तरीका है नई, वो अपनी भाषा की पकड़ होती है। आइए हम लोग अन एपिटाफ के कवि को वाल्टर डे ला मेयर को जानते हैं, और उसके बाद इसके समरी को भी जानते हैं, और तब शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशन को भी दोहरा देते हैं, ताकि आपकी दोष हट जाए, आप में जो अंडरस्टैंडिंग की पॉइंट कम है वो दूर हो जाए, और आप लाइन बाय लाइन भी समझ सकिए। द पोएट वाल्टर डे ला मेयर वाज बॉर्न। वाल्टर डे ला मेयर जन्मे थे, पैदा हुए थे इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन कैंट इंग्लैंड। कैंट इंग्लैंड में चार्ल्टन नामक गांव में इन 1873 1873 में। आप पूरा लेंगे तो वाल्टर डे ला मेयर 1873 में कैंट इंग्लैंड के चार्ल्टन गांव में पैदा हुए थे, ये पैदा लिए थे। ही फादर डाइड, उनके पिताजी मर गए व्हेन ही वाज 4 years old, जब वे मात्र 4 वर्ष के थे। ओनली 4 years थे, 4 साल के इनके पिताजी मर गए। देन ही वेंट टू लंदन, तब वे लंदन चले गए। लंदन चले गए, लंदन गए विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। ही वॉज ए पोएट ऑफ चिल्ड्रन, वे बच्चों के कवि थे, यानी चिल्ड्रंस पोएट थे, याद रखिएगा। ही फेमस सॉन्ग्स, उनके प्रसिद्ध गीत जो थे फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, और बेस्ड ऑन ड्रीम, वो सपना पर आधारित होती हैं, सपना पर आधारित हैं। बेस्ड ऑन माने पर आधारित होना, बेस्ड माने आधार। ही इज नॉन फॉर, और ही इज नॉन माने वे जाने जाते हैं, नो का भीतरी नॉन, इस आरम के साथ पेशिव वॉइस में जाने जाते हैं, वे जाने जाते हैं फॉर के लिए। हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचर, अलौकिकता की दुनिया के लिए और बच्चों के दुनिया के सेंसिटिव कंसर्न के लिए वे जाने जाते थे। ठीक ना, एकदम संवेदनशील व्यक्ति थे। संवेदनशीलता, इनके संवेदनशीलता नामक लगाव इनमें निहित था, उसके लिए जाने जाते थे। एंड ही शोड फ्रेश इंटरेस्ट इन ऑल थिंग्स, अब पुराने से पुराने सार तत्व में भी, मूल तत्व में भी वो नई इंटरेस्ट रखते थे, फ्रेश इंटरेस्ट। और कितनों पुराना चीज हो, आपका इंटरेस्ट नया यदि होगा, सब चीज नया ही नजर आएगा, कोई पुराना नजर नहीं आएगा।
द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ, कभी हम लोग को मेक्स अस अवेयर, हम लोग को सजग बनाते हैं। पास्ट में ले जाएंगे, मेड अस अवेयर, हम लोग सजग बनाए, ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन, और मानवीय स्थिति को, ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के और मानवीय स्थिति के प्रति हम लोग को सजग बनाए, यानी सजग बनाते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट में है, हम लोग पास्ट में भी लिख सकते हैं। ही वॉज ऑनर्ड, उनको सम्मानित किया गया, ऑनर्ड माने सम्मान, ऑनर्ड माने सम्मानित किया गया, फॉर ही मेरिट, उनके मेधा के लिए, मेरिट के लिए, बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा, इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था, प्रथम के द्वारा नहीं, द्वितीय के द्वारा, इन 1953 1953 में, एंड ही डाइड इन 1956 1956 में मर गए, 1956 में मर गए। 53 में, 3 साल पहले ही इनको मेरिट के लिए सम्मानित किया गया और 3 साल बाद मर गए। इन्हें 1873 में जन्मे और 1956 में मर गए, याद रहेगी। ऑनर्ड कब किया गया? 1953 में, यानी 1953। अब आइए कविता के समरी को भी हम लोग ले रहे हैं, जिस तरह हमने सिंपल लैंग्वेज बोला था वैसा ही है। आइए कलम के इंक दीजिए। An epitaph has been composed by वाल्टर डे ला मेयर। एन एपिटाफ की रचना की गई वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा, यानी वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा एन एपिटाफ की रचना की गई है, हैज बीन कंपोज्ड, पैसिव वॉइस में। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट एक्सप्रेसेस, कवि वे अव्यक्त करते हैं, हिज सैड फीलिंग, उनके दुख भरे भाव को, किसके लिए? फॉर द लेडी, उस नारी के लिए, होम, जिसे, ही लव्ड वेरी मच, जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब देखो कितना क्लियर है, इसीलिए मैंने कहा था स्ट्रक्चर और टेंस जरूरी है, उसकी मजबूती रहेगी, जल्दी जल्दी समझोगे, और सिंपल लाइन में है। इतना समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लिए, नहीं भी लिए तो नोट्स लीजिए, नोट्स को देखिए, नोट्स से फिर लाइन बाय लाइन हम लोग क्लास में तो चलते ही हैं। आगे देखिए, अब इसको देखिएगा, एक्सप्लेनेशन में भी आएगा। हियर द पोएट वेप्स बिटरली, यहां पर कभी फूट फूट कर रोते हैं, तातीती V1 V5, एट द ग्रेव, कब्र पर में, इन कब्र के पास फूट फूट कर रोते हैं वहां बैठ करके। ही थिंक्स फॉर द लेडी, है ना, उस लेडी के लिए सोचते हैं, हु इज लाइंग इन द ग्रेव, जो कब्र में पड़ी हुई है, समाधि में समाई हुई है, यानी उस कब्र में निहित है। He said that, वे कहते हैं, she was the most beautiful lady, वे कहते हैं कि वो सबसे सुंदर नारी थी, है ना, that was ever born in the west country, जो पश्चिम देश में कभी भी जन्मी हो, पैदा हुई हो, जन्म ली हो, उन सबसे सुंदर नारी वही थी। वन पीस थी कवि के लिए। She is no more in the world, दुनिया में अब नहीं रह गई, या सीधे कहते she is no more now, अब वो नहीं रही, नहीं रह गई। आगे अकॉर्डिंग टू मैंने के अनुसार होता है, अकॉर्डिंग टू मैंने के अनुसार, द पोएट मैंने कवि, तो कवि के अनुसार उल्टा अर्थ लेता है। शी यूज्ड टू मूव, वह टहला करती थी, घुमा फिरा करती थी, एट दैट प्लेस, उसी स्थान पर, बट शी स्पेंट हर लास्ट आवर, लेकिन अपनी अंतिम घड़ी, अंतिम समय, दियर इटसेल्फ, वहीं, देर मने वहाँ, इट सेल्फ लगा दिया तो वहीं जोरदार बन गया, वहीं अंतिम समय गुजारी। एंड सीज इन द ग्रेव नाउ, अब वो कब्र में है, कहाँ पर है? सीज इन द ग्रेव नाउ, अब वो कब्र में है, कब्र में समाई हुई है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, ब्यूटी जो होता है वह परमानेंट नहीं होता, उनके अनुसार ब्यूटी अस्थाई नहीं होती। बिकॉज इट वैनिसेस, क्योंकि यह गायब हो जाती है, और पासेस, या गुजर जाती है। बिकॉज मीन्स क्योंकि, यह गायब हो जाती है या गुजर जाती है। ब्यूटी किसी की परमानेंट नहीं होती, एक न एक दिन बूढ़ा होना है, सबकी सुंदरता गायब होना है, इसलिए। और हमसे पूछो, मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है ना, मैं कितना 193 साल का हो गया हूं ना, देखते हो। आगे देखिए,
लेकिन कभी आगे कहते हैं कि बट सच ब्यूटीफुल लेडी इज रेयर इन द वेस्ट कंट्री। लेकिन कभी कहते हैं लेकिन ऐसी सुंदर नारी बड़ी मुश्किल से ही होती है। बट सच ब्यूटीफुल लेडी इज रेयर इन द वेस्ट कंट्री। कहां पर? पश्चिम देश में। ही बिगिंस टू रिमेंबर हर, उसको याद करने लगते हैं। एंड बिकम सैड, और वो उदास हो जाते हैं। जब याद करेंगे अब कोई मर गया, गुजर गया, उदासी ही आएगी। इन्हें जो हंसेंगे हा 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 हा, वो विलन होगा ना, तो लवर नहीं हो सकता, वो हीरो नहीं हो सकता। आगे ही सेज, वे कहते हैं, ठीक ना, ही सेज वे कहते हैं डैट की नो बॉडी विल रिमेंबर, कोई याद नहीं करेगा। हर मने उसको आफ्टर ही डेथ ही था, हिज अपने के लिए लिए हैं। कभी माई वो कहते, आप उनके लिए लिख रहे हैं थर्ड पर्सन के लिए, हिज वही नरेशन में आप लोग पढ़ते हैं, है ना, हिज डेथ। उनके मृत्यु के बाद कोई उनको याद ही नहीं करेगा। किसको? उस नारी को। इसलिए एक लाइन लिखना है, कोटेशन। अच्छे नंबर के लिए कोटेशन लिख दोगे तो अच्छा है, नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। एक विशेष जानकारी के लिए कभी कोई एक्सप्लेनेशन में भी काम दे देगा। एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊं, क्रम्बल मीन्स डाई, डाई मीन्स मरना। हु विल रिमेंबर, याद भी कौन करेगा, दिस लेडी, इस नारी को, ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिम देश की इस नारी को भला याद भी कौन करेगा। रियली, वास्तव में, ही रिमेंबर्स हर, उसको याद करते हैं। वास्तव में क्या करते हैं? याद करते हैं। किसको? उसको। रियली माने वास्तव में, ही रिमेंबर्स हर, उसको याद करते हैं। अगन, अगन का मतलब होता है बार बार। अगन एंड अगन मीन्स बार बार, उसको अगेन बोलते हो तुम लोग, अगेन। एंड विप्स, और रोते हैं, दियर मने वहाँ, याद करके रोएंगे ही। जो चीज खो जाता है, लोग दुनिया से चला जाता है, उसके लिए याद करके लोग रोता है, आंसू बहाता है, उदास हो जाता है। ही सेज डैट, वे कहते हैं कि शी शुड नॉट लिव हिम, ये भावना में कहते हैं कि हमें उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अरे छोड़ेगा एक न एक तो जाएगा आगे पीछे, लेकिन कभी यहाँ पर अभी भावना में है, सैड फीलिंग में है ना। बिकॉज ही लव्ड हर वेरी मच, क्योंकि उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसे उनको नहीं छोड़ना चाहिए। अरे कवि जी इतने पढ़े लिखे हैं, जब जानते कि ब्यूटी परमानेंट नहीं होते, तो जिंदगी भी हमारी अनिश्चित है, कब चल जाए कोई गारंटी नहीं। डेथ श्योर है, मृत्यु निश्चित है। एट लास्ट, अंत में, वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं डैट की द पोएट हैड मच लव फॉर हर, कवि को उसके प्रति बहुत प्यार था। सो ही कुड नॉट बियर, इसलिए सहन नहीं कर सकते थे। द सेंस ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन में अलग होना, जुदाई, जुदाई को या अलग होने की व्यथा को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अलग होना उनको बर्दाश्त नहीं हो सका, इसलिए फूट फूट कर रो रहे थे। आइए कविता के समरी को, सेंस को आपने समझा होगा। सेपरेशन मीन्स अलगाव या जुदाई, अलग होने की क्रिया, उसको बर्दाश्त नहीं कर सके, ठीक ना। अब हम लोग ऐसा कुछ 60 क्वेश्चन लेंगे। 60 क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है, एक आध क्वेश्चन कभी कभी किसी चैप्टर से दे देता है। सेलेक्टेड क्वेश्चन गेस हम लोग बाद में करेंगे, अभी चैप्टर वाइज पहले करवा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे कह रहा क्वेश्चन, व्हाट इज एन एपिटाफ। एन एपिटाफ क्या है? वही मृत व्यक्ति की यादगारी में स्मृति लेख जो लिखी जाती है उसे कहते हैं एपिटाफ। तो आप लिखोगे एन एपिटाफ इज एन इनस्क्रिप्शन, स्मृति लेख ऑन द टॉम ऑफ द ग्रेव, कब्र के टॉम्ब में, गुंबज पड़े हुए स्थल पर में लिखी जाती है स्मृति लेख। वेयर डज द लेडी लाई, लाई मने लेटे रहना, पड़े रहना। लेडी कहाँ पड़ी हुई है? डज, तो लेडी लाइज इन द ग्रेव, वो कब्र में पड़ी रहती है, ग्रेव यार्ड या कब्रगाह में, या सीधे ग्रेव कब्र में। आप ग्रेव कर दोगे तो कब्र हो जाएगा, और कब्रगाह है तो ग्रेव यार्ड, ठीक ना, कोई दिक्कत। आगे आओ, तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज शी लुक टू द पोएट, कवि को कैसा लगती है? कवि को तो बहुत सुंदर लगती है, इसलिए लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द पोएट शी लुक्स द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डेट वॉज एवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री, जो पश्चिम देश में कभी भी जन्मी हो, उन सब में सबसे अधिक सुंदर वही लगती थी कवि को, यानी कवि के अनुसार सबसे सुंदर नारी वही थी। चौथा है, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में कवि क्या कहना चाहते हैं? अकॉर्डिंग टू द पोएट
Here the poet wants to say that beauty is not permanent, beauty permanent नहीं होता, it vanishes or passes, यह गुजर जाती है, यह गायब हो जाती है, but rare in the world, लेकिन बड़ी मुश्किल से दुनिया में होती है. And according to the poet, कवि के अनुसार beauty is not permanent, beauty permanent नहीं होता, it vanishes or passes, यह गायब हो जाती, गुजर जाती है, but it is rare in the world, दुनिया में बड़ी मुश्किल से होती भी है. अब पांचवा क्वेश्चन, what does the poet mean when he says and when I crumble who will remember? कवि का इस लाइन से क्या मतलब है? मीन मने मतलब होना, क्या अर्थ है कि जब मैं मर जाऊं याद भी कौन करेगा? कवि यहाँ यही कहना चाहते हैं कि कोई उसको उनके मरने के बाद याद भी नहीं करेगा. इसी को बनाकर लिखना है. हियर द पोएट वांट्स टू से, यहाँ कवि कहना चाहते हैं डेट मने की, नोबडी मने कोई नहीं, विल रिमेंबर डेट ब्यूटीफुल लेडी, उस सुंदर नारी को कोई याद भी नहीं करेगा. ऑफ द वेस्ट कंट्री, जो पश्चिम देश की उस सुंदर नारी थी, यानी पश्चिम देश की उस सुंदर नारी को कोई याद भी नहीं करेगा. व्हेन ही डाई, जब मर जाते हैं. सर व्हेन ही विल डाई क्यों नहीं लिखे? डबल फ्यूचर में एक वर्ड सिंपल प्रेजेंट होता है, एक वर्ड सिंपल फ्यूचर. तो यहाँ पर आपने देखा था नोबडी विल रिमेंबर, यहाँ कंडीशनल है ना, तो एक वर्ड सिंपल प्रेजेंट होगा. ये सब लिखने की प्रवृत्ति है, डबल फ्यूचर टेंस ट्रांसलेशन हम पढ़ाए हुए हैं. अब आइए क्वेश्चन अगला ले चलिए कंप्यूटर जी. अब सोचो 6 क्वेश्चन थे. क्या है क्वेश्चन? व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज, कभी मर जाए तो क्या होएगा, यानी क्या होएगा जब कभी मर जाते हैं, नहीं मर जाए तो नोबडी विल रिमेंबर दैट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री व्हेन द पोएट डाइज, जब कभी मर जाएंगे, मर जाते हैं तो उस ब्यूटीफुल नारी को कोई याद नहीं करेगा. थी उनकी जान पहचान की, वो उनसे प्यार करते, दूसरा याद भी कौन क्यों करेगा? ठीक है ना. आगे आइए. अब है एक्सप्लेनेशन. आपने जो कविता पढ़ लिया है उसी में से 2-3 लाइन दे देगा. इसके लिए समरी जानना जरूरी है एक्सप्लेनेशन व्याख्या के लिए. यदि समरी चैप्टर की जानकारी नहीं है आप कुछ नहीं लिख सकते. कहाँ से लिया गया लाइन भी पढ़ लिए हैं, किसने लिखा कविता को, उस कवि को जानना है और तब एक्सप्लेन करके लिखना है. जैसे बता रहे हैं, आपने कविता का लाइन पढ़ा था, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पड़ी हुई एक खूबसूरत नारी, बहुत ही सुंदर नारी, लाइट ऑफ स्टेप, हल्के फुल्के कदम उठा कर चलती फिरती थी, घूमती फिरती थी, गलत उद्देश्य नहीं. एंड हार्ट वासी, और मेरे दिल में थी, यानी मैं उसे बहुत चाहता था, बहुत पसंद करता था, बहुत प्यार करता था. आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और मेरा तो सोचना है, मानना है कि सबसे सुंदर नारी वही थी. डेट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी भी पश्चिम देश में रही हो, जन्मी हो, पश्चिम देश में आई हो. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ, यह पंक्ति ली गई है किस कविता से? सब कविता में ऐसे ही लिखना पड़ेगा, खाली कविता का नाम और कवि का नाम बदलेगा. लाइन को लिखने की शुरुआत ही करनी है. दीज लाइन्स, एक लाइन रहता था, दिस लाइन हैज बीन, यहाँ बहुवचन है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ, एन एपिटाफ नामक कविता से ली गई है, कंपोज बाय ग्रेट पोएट वाल्टर डिलामेयर, जो एक महान कवि वाल्टर डिलामेयर के द्वारा कंपोज की गई, रचना की गई. हियर द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग्स, वही समरी वाला भाग. यहाँ पर कवि अपने दुख भरे भावना की भाव क्या व्यक्त करते हैं. ही वेप्स बिटरली, वे फूट फूट कर रोते हैं, एट द ग्रेव, कब्र पर में, एंड सेज दैट, और कहते हैं कि ए ब्यूटीफुल लेडी इज लाइंग इन द ग्रेव, कब्र में पड़ी हुई एक सुंदर नारी, बहुत ही सुंदर नारी पड़ी हुई है. वही समरी का भाग देखना मिल जाएगा. शी यूज्ड टू मूव एट दैट प्लेस, उसी स्थान पर मूव करती थी, घुमा फिरा करती थी. बट शी स्पेंट हर लास्ट मोमेंट देयर इटसेल्फ, लेकिन आज अंतिम समय वहीं पर गुजारी, अंतिम समय वहीं बिताई. एंड सी नो मोर नाउ, अब वो नहीं रह गई. द पोएट थिंक्स दैट, कवि सोचते हैं कि, क्या सोचते हैं कि शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि सबसे सुंदर नारी थी, दैट एवर वॉज बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री, तो कभी पश्चिम देश में पैदा ली हुई हो. यानी ऊपर के लाइन में जितना आधा समरी बनता है, जहाँ से जहाँ तक का लाइन का भाव है, एक आध लाइन कम ज़्यादा वहाँ पुट कर देना है. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम से शुरू करके आगे. ही इज रियली वेरी सैड, वह बहुत उदास है, एंड थिंक्स फॉर द लेडी होम ही लव्स वेरी मच, और उसी लेडी के लिए ज़्यादा सोचते हैं जिसको बहुत प्यार करते हैं. बात बना के एक आध लाइन सटा दिया, लेकिन उतना का मूल भाव तोड़ देना है, सारांश चिपका डालना है. 4 नंबर के आप मालिक बन जाते हो. दूसरा है ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर इट बी,
एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। आधा लाइन भी तोड़ के दे सकता है, तो भी एक्सप्लेनेशन जब लिखोगे तो एक आध लाइन ऊपर नीचे से डाल सकते हो। सबसे पहले दिमाग लगाओ कि किस कविता से ली गई, एन एपिटाफ से, उसके कवि कौन है, वाल्टर डे ला मेयर। तो आप लिखोगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ कंपोज्ड बाय ए ग्रेट चिल्ड्रन पोएट या ग्रेट पोएट वाल्टर डे ला मेयर। वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा रचना की गई एन एपिटाफ नामक कविता से पंक्तियां ली गई हैं, या इन पंक्तियों को वाल्टर डे ला मेयर के द्वारा रचित कविता एन एपिटाफ से निकाला गया, लिया गया, ठीक ना। देखो these lines have been taken from an epitaph composed by Walter de la Mare. Here the poet says that, यहाँ कवि कहते हैं कि अब ब्यूटी वाला बात को लिखना है कि ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, कि ब्यूटी परमानेंट नहीं होता, स्थायी नहीं होता, इट वेनिसेस, या तो गायब हो जाता है, और पासेस या गुजर जाता, समरी में देखा होगा। बट इट इज रेयर, लेकिन बड़ी बिरले होती है, नहीं के बराबर। ही रिपेंट्स डेट, वे पछताते हैं अगला लाइन के लिए, डेट नो बडी विल रिमेंबर हर आफ्टर ही डेथ, उनके मृत्यु के बाद तो उसे कोई याद भी नहीं करेगा। इसलिए एक लाइन को दोहरा देना, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, कि जब मैं मर जाऊं रे याद भी कौन करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिम देश के इस नारी को। इस तरह से नोट में भी हम लोग देते हैं, नोट को भी समझाते हैं, नोट को भी आप समझिए, और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक बार इधर रिवीजन कर लीजिए और उधर फिर से पढ़ लीजिए, देखिए चकाचक होगा, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। ऑनलाइन थोड़ी फास्ट तो होती है, ऑफलाइन में थोड़ा अच्छा से बेहतर ढंग से आप करते हुए चलते हो, लेकिन मूल पढ़ाने वाले हम हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। फिर हम लोग अगली कड़ी पर मिलेंगे। आप इस कविता के एक बार फिर शब्दों को देख लेंगे, फिर लाइन को तोड़ना देखेंगे एक बार पढ़ करके, फिर समरी को पढ़ लेंगे, पोएट के बारे में पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव पर एक नज़र दौड़ा लोगे। मेन ऑब्जेक्टिव सारा कमांड हो गया ना, तो 60 क्वेश्चन में 50 देना है। अभी कहीं बोर्ड में कुछ और बदलाव होने वाली है, कहीं हो जाए, कहीं 70 कर दे, जो भी करे, हम लोग को चलना है। अभी गलत न्यूज़ पर टिके नहीं रहना है, जितनी है पहले की उस पर चलिए, जब बदलाव होगी उस पर चलेंगे। जैसे जो होगा हम इन्फॉर्म करते रहेंगे, क्लास में होंगे और क्लास में नहीं भी होंगे तो भी ऑनलाइन हम इन्फॉर्म करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मेरे नाम के साथ जुड़े हुए हैं, इसे छोड़ना मेरी आदत नहीं है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।